ऐसे हो जेएसएससी सीजीएल वालों, तैयारी कैसा चल रहा है? कहीं जो तैयारी का जोश था तो मस्त है या फिर ठंडा हो गया? ठंडा पड़ गया, जरा सा घी डाल लो उसमें। आज मैं शुरू करने वाला हूं झारखंड सीजीएल 2022 का पेपर 3 को। टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको पता है 20 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाने वाले हैं। वीडियो का अब तक मैं 5 पार्ट को कवर कर चुका हूँ, यह छठा पार्ट आप लोग के सामने प्रस्तुत है। ओके, और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत लुक्रेटिव चीज़ें हैं और अब मैं पैसे जो प्रोवाइड कराना जल्दी शुरू करता हूं ताकि आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज जो है से आपका ठीक हो सके पेपर 1 के लिए। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। रीडिंग कीजिए भाई, रीडिंग कीजिएगा तभी सही होगा। तो चलिए बाकी चैनल से जुड़ जाइए और जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए आप लोग के पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड कितना मैं चीज़ें प्रोवाइड करा के रखा हूँ। तो चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इतना काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमको भी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन होता है किसी कंप्यूटर नेटवर्क के मूल अंग कितने होते हैं, यानी कि फंडामेंटल या बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नहीं है ना। तो लास्ट स्लाइड में मैं बोला था, लास्ट वीडियो में, कि जो फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टोटल 4 ही होता है। क्या क्या होता है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और सीपीयू होता है। बताया था ना। तो ये फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर या मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, जिसमें कीबोर्ड और माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस होता है। पता है? तो समझ गए, सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क के मूल अंग बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का बात कर रहा हूँ। देखिए कुछ अगर आप समझिए थोड़ा सा कि अगर कोई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है अपना मोबाइल फोन को, तो क्या चाहिए? एक टर्मिनल चाहिए होगा। टर्मिनल चाहिए होगा कहने का मतलब है कि कोई डिवाइस चाहिए होगा जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्चुअली में टर्मिनल का यूज हम लोग डेटा को इंटर करने के लिए करते हैं। ओके, तो एक टर्मिनल चाहिए। उसके बाद उसको प्रोसेस करने का सिस्टम चाहिए जिसको आप सीपीयू बोलते हैं। ओके, उसको अगर प्रोसेस ही नहीं करेगा सीपीयू, मदरबोर्ड मेन उसका पार्ट है, ठीक है। तो सीपीयू जो है आप काम करना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, फिर टेली कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई वायर से कनेक्ट वगैरह होना चाहिए। वायर अगर नहीं होगा तो कैसे जो है एक चैनल बनेगा, कम्युनिकेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन को चार्ज करना है, तो अब बिना जो उसका केबल है उसके बिना कैसे चार्ज कीजिएगा? बात समझ में आया? तो उस तरह से जो यूएसबी केबल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यूएसबी केबल आप लोग का यूज करते हैं। तो उस तरह से टेली कम्युनिकेशन चैनल हो गया। उसके बाद कोई मीडियम चाहिए, जैसे कि आपका फ़ोन है उसको आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी आपको चाहिए एक मीडियम चाहिए होता है। और उसके बाद इस सब के लिए तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो काम कैसे कीजिएगा? तो ये सारे आप लोग जान लीजिए कि इतना सारा जो है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। टर्मिनल, प्रोसेसर, ओके, टेलीकम्युनिकेशन चैनल, मीडियम एंड कंप्यूटर। तो समझ में आ चुका है? तो यही सारा कंप्यूटर नेटवर्क के यह सारा फंडामेंटल पार्ट्स आपके हो चुके हैं, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है? समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। एक समय में यानी एक टाइम में एक ही क्या करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वह सारा काम होता है इंटरप्रेटर का। किसका काम होता है? इंटरप्रेटर का। समझ लीजिएगा, एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये इंटरप्रेटर आपका आंसर हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक असेंबलर का और एक कंपाइलर का। तो असेंबलर जो होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि असेंबली लैंग्वेज को आपको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है ना, भूल गए? और जो कंपाइलर होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो मशीन लैंग्वेज होता है वो जो होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लो लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो है जनरली 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, आपको अच्छे से पता है। कंप्यूटर जो है 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसको हमको लो लेवल लैंग्वेज में करने की आवश्यकता पड़ती है कोई भी इन्फॉर्मेशन को, ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं डिफरेंट टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो बात समझ में आ गया? तो असेंबलर, कंपाइलर याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ चुके हैं, तो असेंबलर यही है और कंपाइलर यही है। थोड़ा सा ना यहाँ पे कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि इंटरप्रेटर का तो समझ लिए कि एक बार में एक प्रोग्राम को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि कंपाइलर करता क्या है कि एक बार में इस सारा प्रोग्राम को लेकर जो है कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। क्या करता है? जो कंपाइलर है एक बार में सारा प्रोग्राम को लेकर जो है से आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब इंटरप्रेटर जस्ट उसका उल्टा काम करता है, एक सिंगल प्रोग्राम को लेता है या सिंगल इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जस्ट एक अपोजिट है, ठीक है। एक करता क्या है, एक इंटायर प्रोग्राम लेता है, अब एक सिंगल प्रोग्राम लेता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंगल प्रोग्राम, तो आंसर हो गया आपका इंटरप्रेटर। अगर पूछता कि एक पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तब आंसर होना चाहिए था कंपाइलर। बात समझ में आ गया? तो टेंशन आपका नहीं होना चाहिए। समझ में आ चुका है ना? तो यही डिफरेंस है दोनों में, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। आई होप कि समझ में आ चुका होगा डिफरेंस। कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा फिर से।
वे माध्यम जिनके द्वारा डेटा भेजा या प्रेषित किया जाता है, यानी कि द मीडियम्स ओके विच आर यूज टू सेंड एंड फॉरवर्ड डेटा। ठीक है, डेटा को जो है से हम लोग जो सेंड और फॉरवर्ड करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। तो अभी मैं बताया था ना, अभी मैं बताया था कि बहुत सारा चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन चैनल होगा, जैसे तार वगैरह के रूप में भी होता है, अब तो बहुत सारा वाईफाई वगैरह भी यूज होता है। तो जैसे कि समझिए कि जैसे कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ से कोई कम्युनिकेशन चैनल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इस तरह क्या है, डेटा वगैरह को हम लोग एक दूसरे से भेजते हैं। जैसे देखिए एक तरह से मेल बॉक्स है, ठीक है, जीमेल तीमेल इतना है, वीडियो वगैरह है के थ्रू भेजते हैं, चैट वगैरह से भेजते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ हमारे पास है जिससे हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारा चीज़ को हम लोग कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। इसके बिना आप लोग कैसे जैसे डेटा वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह भेजिएगा, बात समझ आ रहा है। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि आपके पास है, तो आपको मैं ईमेल प्रोवाइड करा दिया था, ईमेल प्रोवाइड कराया था ना, यहाँ पे देख लीजिए ईमेल प्रोवाइड कराया था। तो ईमेल प्रोवाइड कराया था, तो क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल है। इसके थ्रू आप जो हमसे जो है से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। कोई आपका प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो दैट इज द कम्युनिकेशन चैनल, कि आपको जो है से उसके थ्रू जो है से किसी पर्सन से, ठीक है, या कोई कंपनी से आप क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो डेटा उसी के द्वारा फॉरवर्ड या सेंड किया जाता है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। आप समझ चुके हैं कुछ कम्युनिकेशन चैनल का यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है, तो इमेज है। एक डिजिटल वॉच किस तरह के कंप्यूटर के तहत रखा जा सकता है। देखिए डिजिटल वॉच जो है से एक तरह का एम्बेडेड कंप्यूटर है। देखिए एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या होता है, वर्ड अगर एम्बेडेड मतलब पता है क्या होता है, वर्ड एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें निहित बहुत सारा चीज़ उसमें मतलब ठूसा हुआ है, एक तरह से ऐसा बोल सकता है, उसको एम्बेडेड बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि आप लोग समझिएगा। तो एम्बेडेड कंप्यूटर में एक बहुत सारा चीज़ को फंक्शन करने के लिए कंप्यूटर एक हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल वॉच है ना, तो उसमें बहुत सारा चीज़ एक तरह से क्या होता है, फंक्शन काम मतलब एक डिजिटल वॉच जो है उसमें बहुत सारा फंक्शन के लिए उसमें काम मतलब ऐसा प्रोग्राम डाला होता है ताकि आप लोग अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें एक अलग अलग चीज़ डाला दिया गया, अलग अलग चीज़ फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक इस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, डिजाइन कर दिया गया है ताकि आपका अलग अलग काम हो सकता है। तो उस तरह के हम लोग जो कंप्यूटर को ना जो एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। तो डिजिटल वॉच एक तरह से ऐसे ही होता है। ठीक है, डिजिटल वॉच में बहुत सारा आप लोग काम कर सकते हैं। आजकल तो डिजिटल वॉच जो है, ठीक है, बहुत स्मार्ट वॉच हो गया है। ओके, उसमें आप लोग देख सकते हैं फ़ोन कॉल को उठा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो उस तरह से वॉच जो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत रखते हैं। देखिए एक तरह का डिजिटल वॉच है यहाँ से। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। यूनिवैक का पूर्ण रूप बताइए। यूनिवैक याद है कि भूल गए? यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? यूनिवर्सल, UNI का मतलब होता है यूनिवर्सल, ओके, UNIV का, और A का होता है ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर डायरेक्ट याद रखिएगा, यह है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। अभी जो 5th जनरेशन है, ठीक है, 5th जनरेशन कंप्यूटर में उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, याद है ना, बताया था ना, ULSI का यूज करते हैं। ठीक है, ULSI का। और जो अभी 4th जनरेशन था, 4th जनरेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, VLSI करते थे। अब हम लोग USI यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, 4th जनरेशन का है, ये 5th जनरेशन का है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और 4th जनरेशन में VLSI का यूज करते हैं। याद है ना आपको? चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन उसमें लिखिए जरा, पिछला ही क्लास में बताया था आप लोग को, भूल जाते हैं इतना जल्दी। कौन सा कमांड का प्रयोग एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए यूज होता है? पता है ना, कंप्यूटर को बंद करके जो है से मतलब हम फिर से ओपन करते हैं तो उसको रीस्टार्ट प्रोसेस बोला जाता है। ओके, जब कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम वगैरह आप लोग चाहे कोई नया चीज़ सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर आप लोग से रीस्टार्ट करने के लिए मांगता है। ओके, तो उस तरह के फंक्शन को डायरेक्ट अगर करना है, ठीक है, रीस्टार्ट का तो बटन ऐसे ही होता है, आप लोग कर सकते हैं। बट डायरेक्ट अगर शॉर्टकट की बात करूँ तो होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। क्या होता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब जितना सारा अभी मैं बता रहा हूँ, जो कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक तरह से ये सब कंट्रोल कीज का एग्जांपल था। बताया था ना बहुत सारा कंट्रोल कीज, तो वो सारा याद रखिएगा। बाकी फंक्शन कीज की संख्या 12 होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो कंट्रोल की संख्या 12 होता है। बाकी ये जो कमांड दे दीजिएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तो आपका कंप्यूटर पुनः मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा। और एक प्रोसेस मैं और बताया था, एक प्रोसेस को जो कंप्यूटर को बंद कर जो है से ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई ऑन कंप्यूटर है, क्या है, पहले से ऑन कंप्यूटर है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का प्रोसेस को हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर है, उसको ऑफ किए, ओके, उसके बाद पुनः ऑन किए, तो इस प्रोसेस को जो है से हम लोग वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वार्म बूटिंग। कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होगा, समझ में आ चुका है? अगर नहीं आया तो बताइए। तो ये हो गया वार्म बूटिंग। आपका आंसर हो गया डी नंबर। अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कमांड यूज होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेब पेज का वह कौन सा शब्द जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, क्या कहलाता है। देखिए आपको ने क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ओके, तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ जो है ना, थोड़ा सा एक वर्ड्स और लेटर्स वगैरह जितना भी होगा लिखा हुआ रहता है, ओके, जनरल लेटर होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ब्लू तरह जैसा लिखा रहेगा, क्या रहेगा, कोई ब्लू रहेगा, कहीं कहीं वेबसाइट पर रेड वगैरह रहता है, समझ गए। तो जब ब्लू रहता है तो समझिए कि वो ऐसे ही वर्ड नहीं है, वो एक हाइपर लिंक है। क्या है, मतलब लिंक के अंदर लिंक है, तो उसको क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो इसका मतलब ही हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है उसको का मीनिंग बता देगा। या अगर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया होगा, मतलब ये हाइपर लिंक के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन अगर इसमें डेटा डाला गया होगा, ओके, हाइपर लिंक कैसे डेवलप होता है। मान लेते हैं कि हम जो है से कोई यहाँ से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन बनाए, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन बना के इसका लिंक डेवलप कर दिए, और ये लिंक को मैं कहीं अगर वेबसाइट पे डाल दिया, तो अगर अब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आप इस पे डायरेक्ट हो जाओगे और इसको पढ़ लोगे कि मैं यहाँ पे क्या डाला था। तो हाइपर लिंक एक तरह से यही चीज़ होता है। अगर यहाँ पे अगर विकिपीडिया है तो इसके बारे में यहाँ पे पहुँच जाइएगा, उस पेज पे पहुँच जाइएगा जो कि पार्टिकुलर टाइप का के लिए डिजाइन किया गया है कि हाँ किसके बारे में वो चीज़ है। तो ऐसे अगर हम लोग जो होता है इस तरह का लिंक, तो उसको हाइपर लिंक बोलते हैं, समझ गए। तो यही है, आप लोग देखिए अगर यहाँ से अगर विकिपीडिया है टच कीजिएगा तो विकिपीडिया पहुँच जाइएगा कि विकिपीडिया क्या होता है क्या नहीं होता है। उस तरह से अगर ये वर्ड है देखिए कंप्यूटिंग, तो इस पर अगर टच कीजिएगा तो पहुँच जाइएगा कि कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बारे में बता देगा। तो यही होता है हाइपर लिंक के बारे में, कि अगर एक ऐसा वह शब्द जिस पर क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो हाइपर लिंक होता है। ओके, तो सारा चीज़ समझा दिया, समझ में आ चुका होगा। हाइपर लिंक डेवलप किया जाता है, मैं भी डेवलप कर सकता हूँ। अगर हाइपर लिंक अगर डेवलप कर दूँ और मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ अगर टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है, तो आप लोग जाइएगा तो वहाँ से खुल जाएगा, तो वो तो लिंक हुआ। वहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक और लिंक छोटा सा प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो कोई और इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा आप लोग के लिए। कोई पर्टिकुलर टाइप का अगर मैं रूटिंग वगैरह बना कर भेज दूँ, किसका सिलेबस दे दूँ, तो उस तरह के चीज़ को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। ओके, तो अगर एक ऐसा शब्द जिस पर क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपर लिंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसका काम कंप्यूटर को चलना, देखिए सॉरी यहाँ पे चलना नहीं चलाना, कंप्यूटर को चलाना और उन्हें काम करने लायक बनाए रखना है, उस क्या कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर में जितना सारा काम वगैरह होता है, सब चीज़ को काम करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सारा कंप्यूटर को रन करने का, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कैसे जो है रन करेगा, सारा प्रोग्राम होता है। तो उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो सारा कुछ सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। पता चला कि आपको सुने हैं ना कि जरा यार विंडो खराब हो गया है, चलो विंडो में सॉफ्टवेयर डलाते हैं। तो ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारी चीज़ काम करता है। विंडोज 10 वगैरह होता है, फिर यहाँ पे एप्पल का iOS देख रहे होंगे, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है। ES क्या है बताइए जरा एस क्या है बताइए जरा। लाइनक्स सारा जो जनरली ना आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह से देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। ओके, और वो सारा जो है पूरा सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। इस तरह से इसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल भी आएगा, तो इस तरह पुट कर सकते हैं। इस क्या है आप लोग के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है आपका जब कोई यूजर कैरेक्टर के द्वारा कंप्यूटर को सूचना देता है तो उसे क्या कहते हैं। व्हाट व्हेन अ यूजर गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर यूजिंग कैरेक्टर्स देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस। बात समझिए, उसको हम लोग कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस बोलते हैं। कैरेक्टर के द्वारा उस किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा। तो उसको कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस बोलते हैं। यानी कोई चीज़ लिख कर पुट की है तो उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोल दी। बात समझ में आ गया, तो उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अब देख लीजिएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI अगर पूछ देगा तो समझ लीजिएगा इसका फुल फॉर्म यही होता है CUI। और GUI पूछेगा तो आपको तो पहले बता चुका हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म, बताया था ना। तो जैसे हो गया आपका MS DOS, ठीक है, DOS मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा सकता है। और विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, ये सारा कुछ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। MS DOS और विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, दो चीज़ याद रखिएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। बाकी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर सेम क्वेश्चन है, अगर माउस के द्वारा कंप्यूटर के साथ अगर सूचना का आदान प्रदान करते हैं, वहाँ पे कैरेक्टर था, यहाँ पे माउस है, तो अगर कैरेक्टर के द्वारा करते हैं तो उसको तो बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन जब आप किसी माउस से अगर किसी को सूचना आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको बोला जाता है। तो माउस के द्वारा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ग्राफिकल, और अगर कैरेक्टर के थ्रू कर रहे हैं तो आपका हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। MS DOS और आपका देख लिया ना आपने, MS DOS और विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपका एग्जाम्पल था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का। बाकी सारा थोड़ा सा एक डायग्राम देख लीजिएगा, ये सारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ऐसे अगर कंप्यूटर को कमांड देते हैं तब। और बाकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप लोग माउस के थ्रू देखिए बहुत सारा क्लिक वगैरह करके बहुत सारा फंक्शन, डेटा वगैरह बनाना होता है, मैसेज वगैरह लिखना है, कुछ करना है, ईमेल वगैरह। तो ये सारा आप लोग क्या कर सकते हैं,
जो है से कंप्यूटर मतलब में आप लोग माउस के थ्रू ये सब काम कर सकते हैं। तो यही सारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये होता है कैरेक्टर यूजर। देखिए प्रोग्राम को लिखा गया है, ठीक है, ये सारा प्रोग्राम है, समझ गया ना। तो यही सारा आप लोग का चीज़ है, तो समझ गए होंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। माउस के थ्रू होता है ग्राफिकल, और जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट और इंटरनेट। पहले दो गो ना वर्ड आप लोग के मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए वर्ड्स कन्फ्यूजन रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। एक वर्ड होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, पढ़े होंगे ना, पॉलिटी में पढ़े हैं, पॉलिटी में नहीं, इकोनॉमी से पढ़े होंगे, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए कभी भी वर्ड अगर इंट्रा होता है, ध्यान दीजिएगा, इंट्रा होता है तो इसका मतलब होता है उसी के अंदर, उसी के किसी पार्टिकुलर चीज़ के अंदर ही। लेकिन अगर कभी भी इंट्रा बोल दे तो समझ जाइएगा कि वहाँ से बाहर की बात करता है। क्या बोलता है? वहाँ से बाहर की बात करता है। तो इंट्रा का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, और इंटर का मतलब होता है किसी चीज़ के बाहर। बात समझ में आ गया? दो वर्ड्स कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वर्ड्स अगर कन्फ्यूज है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा तब समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन का होता है कि किसी संगठन के भीतर नेटवर्क जो कि इंटरनेट के तकनीकों और प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का और प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, ओके, जो यह केवल कुछ ही लोगों तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? कहने का मतलब है ना कि अगर यह इस तरह का नेटवर्क है वो सब लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। इज एक्सेसिबल ओनली टू अ फ्यू पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही लोगों के लिए होता है। बताऊंगा ऐसा क्यों किया जाता है, ओके। तो उस तरह की चीज़ को हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। समझ में आ गया ना? इंट्रानेट बोला जाता है। चलिए, इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है, इंट्रानेट की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया? तो देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि देखिए एक इंटरनेट नेटवर्क का सर्वर आप लोग के पास है, जिसमें क्या होता है कि एक इंटरनेट नेटवर्क सर्वर से कुछ ही कंप्यूटर को या लोगों को ऐसे डेटा दिया जाता है, ओके। और एक तरह से समझ लीजिएगा कि यह क्यों किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना आर्मी का एग्जांपल लेता हूं, तो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं अगर दूसरे आर्मी पर्सनल से बात करते हैं, ठीक है, तो उनका नेटवर्क एकदम सिक्योर होना चाहिए। बात समझिए, उनका नेटवर्क जो है से एकदम सिक्योर होना चाहिए और किसी को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या करेंगे लोग, सारा डेटा को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हट हो जाएगा। मतलब हट क्या हो जाएगा, लोग उसको मतलब हट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो हम लोग ऐसा नहीं हो सके, इसीलिए इंटरनेट नेटवर्क सर्वर बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ जो है से पार्टिकुलर टाइप का इन्फॉर्मेशन जो है से किसी पार्टिकुलर जगह में ही सीमित रहे, किसी और के पास जाए नहीं। तो उसको लिए हम लोग इंट्रानेट सर्वर बनाते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे समझिए इंटरनेट तो बाहर का चीज़ होगी, इंटरनेट पर अगर जाके कोई भी आदमी से कोई भी चीज़ सर्च कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, दे सकता है। बात समझ में आ गया? तो इंटरनेट होता है खुला बाजार है। क्या है? खुला बाजार है। लेकिन इंटरनेट खुला बाजार नहीं है। इंटरनेट जैसे आपका एक बंद बाजार है, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, ओके, ओपन इकोनॉमी नहीं है। तो ये आपका खुला बाजार नहीं है, अभी इंटरनेट खुला बाजार है। अब देखिए इंटरनेट से क्या होता है, इंटरनेट से देखिए एक तरह का जो है से नेटवर्क लेता है और यहाँ पे एक वीपीएन बनाता है। क्या पता है? वीपीएन जो होता है से बनाता है। वीपीएन का फुल फॉर्म बताइए जरा, क्या पता है? वीपीएन फायरवॉल बनाता है, एक तरह का बोल सकते हैं सिक्योरिटी लेयर बनाता है। उसके बाद जो है से सारा देखिए यहाँ पे फाइल सर्वर बनाता है और इसके बाद एक सिक्योर नेटवर्क को डेवलप करता है और उसके बाद जो है से बहुत सारा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। तो देखा ना आपने, एक तरह का जो इंटरनेट से मतलब इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से कनेक्ट तो है, बट क्या किया, एक वीपीएन फायरवॉल बना दिया और उसके बाद एक नया नेटवर्क यहाँ पे डेवलप हुआ और इस नेटवर्क को जो है से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या किसी पर्सन के मोबाइल फोन को कनेक्ट करके रखा है। तो ये आपका इंट्रानेट हो गया। बात समझ में आ गया? तो ये होता है इंटरनेट और इंट्रानेट का यूज, ओके। समझ गए आप लोग? अच्छा समझ गए होंगे। बाकी इंटरनेट को बताया था ना, भारत में पहली बार इंटरनेट कब लागू किया था, याद है? 15 अगस्त 1995 को जो है ना। अच्छा, तो कभी कभी होता क्या है ना कि मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लास्ट बार मैं डिस्कस कर रहा था, 82 उसको बोल दिया था लास्ट, कुछ क्वेश्चन शायद डिस्कस किया था, ओके। तो उसमें 42 था, उसको 82 रीड कर दिया। देखिए ऐसा कभी कभी होता है, ओके। अगर ऐसा चीज़ होता है तो आप लोग कमेंट ऑप्शन कर दीजिएगा, उसको ठीक कर दिया जाएगा, ओके। तो थोड़ा बहुत यार गलती तो हो ही जाता है, क्या करें, ओके। तो टू ईयर इज ह्यूमन, आप लोग सुने हैं ना। चलिए तो सीख के आगे बढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। आई होप के समझ में आ चुका होगा, बहुत इस पर हो गया। वाणिज्यिक उपयोग के लिए डाटा तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हम लोग डाटा तैयार करते हैं। वाणिज्य को समझ में आता है? कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि मार्केटिंग करने के लिए आप लोग क्या होता है, डेटा को तैयार करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम देने आ रहे हैं, तो क्या पहले ही ऐसे ही एग्जाम देने बैठने के? क्या नहीं, पहले ही अप्रोप्रिएट आपका फॉरम आया होगा, तो आपने प्लान बनाया होगा कि चलो भाई मेरा पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, ओके। तो सारा चीज़ का आप लोगों ने डेटा इकट्ठा किया, चलो भाई इतना इतना आप सिलेबस है, चलो हो गया सारा काम। तो अब जो है से आप इसका यूज करते हैं, सिलेबस का यूज करते हैं बुक्स वगैरह ला के।
तो उस तरह के जो है वाणिज्यिक उपयोग मतलब जनरली खरीद बिक्री समझ लीजिएगा, मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग तो वही मार्केटिंग होता है। तो उसमें जो हम लोग डेटा को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बिग डेटा, बात समझ में आता है, बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा। देखिए आप लोग अगर फेसबुक पे जाइएगा, ठीक है, क्या जाइएगा, फेसबुक वगैरह पे चाहे कोई भी साइट पे जाइएगा, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एज क्या है, ओके, आप किस तरह का फूड को मतलब पसंद करते हैं, किस तरह का क्लोथिंग पसंद है, ठीक है, किस तरह का आईलाइनर पसंद है, मतलब बहुत सारा चीज़ जो है, किस तरह का क्रीम पसंद है, बहुत सारा चीज़ पूछेगा, किस तरह का आपका कार पसंद है, किस तरह का बाइक पसंद है, बहुत सारा चीज़ आपका इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है। तो अगर फेसबुक के पास ना ऐसा बहुत सारा डेटा है, वही डेटा का यूज कर करके ना मार्केट में ऐसा सामान निकाला जाता है जो कि लोगों को पसंद आता है, उसी खरीदता है लोग, समझे। तो यही सारा चीज़ होता है डेटा, उसको बिग डेटा बोलते हैं। बिग डेटा जो है ना बहुत मतलब इसी से तो पूरा मार्केटिंग चल रहा है आजकल। जितना वर्ल्ड आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड, वो सारा बिग डेटा पे है। इतना सारा आप डेटा देते हैं ना, वही सारा डेटा के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, बहुत सारा कंपनी ऐसे सामान बनाती है और उसका मार्केटिंग होता है। तो बात समझ में आ गया। तो इस तरह चीज़ प्रोसेस होता है इंटरनेट पे। तो डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बिग डेटा भी अगर पूछ दिया तो समझ जाइएगा, ओके, ज़्यादा टेंशन लेना है, डेटा बहुत सारी इकट्ठा होता है। लास्ट स्लाइड में भी मैं एक चीज़ इसको डिस्कस किया था, डीटीपी का फुल फॉर्म पूछा था, वहाँ बताया था कि बहुत सारा 3D वगैरह इमेज वगैरह भी हम लोग बनाने के लिए, अलग अलग तरह की इमेज को हम लोग क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हेक्सागोनल इमेज वगैरह है, तो सबको बनाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं अपना डीटीपी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का। आज यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। जैसे ब्रोशर हो गया, क्या हो गया, ब्रोशर, इसको BROCHUR बोलते हैं, ठीक है, ब्राउचर, ठीक है, ब्रोशर बोलते हैं। भाउचर, भाउचर मत बोलिएगा, भाउचर में तो कूपन होता है आपका, जो आप लोग जियो में 50 रुपये का डिस्काउंट कटवाते हैं, तो वो हो गया यहाँ पे ब्रोशर है, क्या है, ब्रोशर है, ब्रोशर हो गया, पोस्टर हो गया, न्यूज लेटर हो गया। तो ये सारी चीज़ बनाने के लिए सबसे उपयोगी यानी कि यूजफुल सॉफ्टवेयर कौन है, बता सकते हैं जरा। तो ये है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो जहाँ पे डीटीपी आप लोग सुनते हो ना, तो वहाँ पे पोस्टर वगैरह देखोगे, अलग अलग बहुत मस्त मस्त तरह का पोस्टर बना दिया गया है, ओके। तो मूवी का तो वो सब कहाँ होता है, तो वो सब जो होता है ना, वो सब डीटीपी सॉफ्टवेयर ही यूज करके अच्छा से बनाया जाता है, जिसको आप लोग देखते ही लगे अरे भाई चलो ये मूवी तो आज देख छोड़ेंगे, ठीक है, आज ये मूवी देख लेंगे निरहुआ का तो चलिए, तो यही डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज करके आप लोग को अट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। तो चलिए, स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है, MS पावर पॉइंट याद है ना, आपको बताया था ना। तो MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं, एक तरह का सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताया था ना, जो पार्टिकुलर पर्पस के लिए एप्लीकेशन में आ जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, आपका MS वर्ड, सभी एक्सेल जितना आपका दिखता है, ओके। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो भी है, फेसबुक वगैरह है, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ओके। जितना गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जनरली आप लोग उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, ओके, जो कि पार्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। यह पावर पॉइंट, ओके, स्लाइड शो बनाने के लिए आप लोग पावर पॉइंट का यूज कीजिएगा, ओके। चलिए, एवस्ट नाम सुने आपका, एवस्ट का नाम सुने हैं, क्या है ये, अच्छा एक हिंट देता हूँ, क्विकहिल का नाम सुने हैं, क्विकहिल, तो क्विकहिल प्रजाति का ही एवस्ट है। आप तो बता सकते हैं क्या है तो एंटीवायरस है, ओके। तो क्विकहिल प्रजाति का ही है। तो एवस्ट जो है एक एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस जो है वायरस को टैकल करने का काम करता है ताकि आपके कंप्यूटर में वायरस इंटर न करे, ओके। वायरस क्या होता है, एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने आप का खुद का कॉपी करता है, आपका कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन वगैरह चुरा कर, ठीक है, उसको भेज सकता है, कंप्यूटर को हार्म भी कर सकता है। अब मैटर करता है कि वो जो है वायरस जो है किस लिए बनाया गया है। बताया था ना 1986 में भारत में पहला जो वायरस, कंप्यूटर वायरस डिटेक्ट किया गया था वो था सी ब्रेन, बताया था ना, आलवी ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था पाकिस्तान में, ओके। तो 1986 में इसको डिटेक्ट किया था, भारत का पहला जो है वायरस था। तो उस तरह से उसी तरह की चीज़ को टैकल करने के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग, जो है एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, ओके। तो इस तरह चीज़ है, कुछ कुछ एंटीवायरस देख लीजिएगा, एवस्ट है आपका, नोट्रॉन यहाँ पर देख लीजिएगा, और बहुत सारा है, अवीरा वगैरह है, सब कुछ कुछ फेमस है, MCAFE है। तो इस तरह कुछ कुछ एंटीवायरस आप लोग देख सकते हैं, ओके। चलिए, अनुदेशों का ऐसा सेट, अनुदेशों का ऐसा सेट मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में उपयोगी होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो आप लोग पता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, तो उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि एक पार्टिकुलर टाइप का समस्या का या कार्य के निष्पादन के लिए होता है। उसको मतलब कुछ एक पार्टिकुलर काम करने के लिए आप लोग कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। पता है ना, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग अलग तरह से होता है, किस लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डेटा को तैयार करना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ओके। और वो वाला प्रोग्राम नहीं है, PROGRAMME वाला प्रोग्राम नहीं है,
ये प्रोग्राम जो आप लोग बनाते हैं ना वो प्रोग्राम है। कंप्यूटर में जो चीज़ हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं, उसको देते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह, और कुछ चीज़ लिखते हैं तो उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये प्रोग्राम दूसरा है आप लोग का, आप लोग प्लान बना रहे हैं, वो प्लान नहीं है वो। तो चलिए अनुदेशों का ऐसा सेट हो गया जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्य का निष्पादन करने के लिए बहुत सारा उपयोगी होता है। तो सॉर्ट आउट प्रॉब्लम होता है, कोई पार्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ऐसा सेट को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही बनाया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, तो फाइल एक्सटेंशन का यूज हम लोग करते हैं फाइल की किस तरह का फाइल है उसको पता लगाने के लिए। जैसे कि छोड़िए नहीं बताऊंगा अभी, आंसर मिल जाएगा आगे, एक क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, फाइल का पता लगा, फाइल किस तरह का है उसको पता लगाने के लिए जो है क्या करेंगे हम लोग, जो है फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे .pdf लिख देता है, तो आप लोग को समझ जाता है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ओके, पीडीएफ जैसे कि डाउनलोड करते हैं होंगे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलता है। ओके, तो अगर मिलता है तो वहाँ पे जाइएगा तो उसको लास्ट में पीडीएफ लिखा रहता है, समझ ओ पीडीएफ पोस्ट किया है या पुरानी, तो ऐसे समझ जाते हैं आप लोग। देख लीजिएगा, डीओसी है, एक्सेल है, पीपीटी है, पीडीएफ है, टीएक्सटी है, जीप फाइल आप लोग सुने होंगे। ओके, उसके बाद एक जीआईएफ सुने होंगे आप लोग, जेपीजी, पीएनजी बहुत यूज होता है, एमपी3 सुने हैं ना, एवीआई। तो ये सारा चीज़ जो है क्या होता है, एक तरह का फाइल होता है, फाइल का टाइप होता है जो पता चलता है। जैसे एमपी3 है तो समझ गए को अच्छा ऑडियो सॉन्ग है, एवीआई अच्छा एचडी क्वालिटी का इसमें वीडियो होगा, जेपीजी पीएनजी में अच्छा इमेज होगा, जीआईएफ है अच्छा जीआईएफ है तो थोड़ा बहुत कुछ हरकत करके दिखाएगा, पीडीएफ है अच्छा पीपीटी पावर पॉइंट बनाया गया, एक्सेल का है डॉक्यूमेंट है वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग समझते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, इस पीडीएफ है, समझ गया आपका। तो ये सारा कुछ चीज़ आपका देखने को मिला। तो ये सारा फाइल एक्सटेंशन होता है, तो पता लगाने के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है कि किस तरह का फाइल है, क्योंकि देखिए फाइल अंदर में होगा तो इतना बड़ा नाम नहीं दे सकते हैं, तो बस उसी से आपको पता चल जाएगा। चलिए समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर कोई पार्टिकुलर टाइप का हमको काम करना ही है, ठीक है, पार्टिकुलर टाइप का फंक्शन को ऑपरेट करना है, तो पार्टिकुलर टाइप के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग जिस कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, ओके, ट्रेन को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक चाहिए होता है, उसी तरह से कोई भी पार्टिकुलर टाइप के एप्लीकेशन को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो चलेगा ही नहीं। जैसे मेरे मोबाइल में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैक का होगा, हो सकता है अलग अलग, एप्पल iOS पे चलता है एप्पल का फोन, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बर्बाद तो आपका फोन बर्बाद, ओके, जाके फिर से आपको करना पड़ेगा। बोलते हैं ना करो यार छोड़ो ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करा, ठीक है, तो नया से ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाओ, इसमें क्या करो, नया से ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाओ, तब जाके काम करेगा। तो यही सारे कुछ चीज़ें हैं, समझ गया ना। तो कंप्यूटर संबंधित अलग अलग कार्यों को निष्पादन करने के लिए, अलग अलग कार्य को करने के लिए हम लोग जो डिजाइन करते हैं प्रोग्राम, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ओके, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मालूम है, विंडोज़ का बता दिया, विंडोज़ 10 का भी है, विंडो का ही है, लाइनक्स है आपका, फेडोरा है, ठीक है, FreeBSD देख सकते हैं आपको, मैक ओएस ये सब, उबंटू बहुत फेमस है, एंड्रॉयड वगैरह, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं मैकडोएस है, DOS है। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, DOS, समझ गया ना। तो यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS को बोलते हैं, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इस तरह कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सब आते हैं। तो देख लीजिएगा, MSI का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो MSI का क्या होता है, मीडियम लार्ज इंटीग्रेशन। क्या होता है, मीडियम, सॉरी, LSI का फुल फॉर्म कभी बीच में आ जाता है, ठीक है, LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बता रहा था ना, तो उसी से आ जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म होता है MSI का। LSI का भी याद रखिएगा, क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए, अगर कुछ शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बताता हूँ। वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? शॉर्ट की मतलब कुंजी, मतलब शॉर्टकट की क्या होता है, टू क्लोज द करेंट विंडो विच शॉर्टकट की यूज, तो आपको Ctrl+W कर दीजिएगा, CTRL कंट्रोल होता है +W दबाइएगा, तो अभी वर्तमान का जो विंडो है ना वो क्लोज हो जाएगा। जो अभी जिस विंडो पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो विंडो क्लोज हो जाएगा, तो उसको Ctrl+W है। कुछ शॉर्टकट की बता देता हूँ, लास्ट क्लास में बताया था, Ctrl+P, Ctrl+ आपका S हो गया, ओके, और ऐसा तो बताया था ना, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Z, ये सारी चीज़ बताया था। Ctrl+P कमांड का यूज हम लोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। Ctrl+S दबाइएगा तो सेव हो जाएगा। Ctrl+C से कोई चीज़ कॉपी होता है, और Ctrl+X से कोई चीज़ कट होता है, और Ctrl+Z से अंडू होता है। ओके, बात समझ में आ गया। तो ये सारा चीज़ कुछ चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। Ctrl+W में बता दिया, Ctrl+W जो है सबका वर्तमान विंडो को क्लोज कर देगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अगर आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट कर रहा है, क्या कर रहा है, खुद को रिबूट कर रहा है,
तो इसका क्या तात्पर्य है? तो सोचिएगा कि तो बहुत अच्छी बात है भाई, खुद से कर ले रहा है तो भाई यार टेंशन हो गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप में कोई चीज़ हो रहा है तो गड़बड़ बात है, ठीक है। तो अगर आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें वायरस है। तब जाइए फिर से पूरा नया से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह फिर से डलवाइए, सॉफ्टवेयर वगैरह, ओके, तो फिर तब जाके खत्म होगा। तो कंप्यूटर में वायरस है, एंटीवायरस जाकर डलवाइए, क्यूकिल का या फिर अब बताया था ना एवेस्टा का, तो कुछ कुछ एंटीवायरस डलवाइए, जब जाके उसका ठीक होगा। तो अगर खुद रिबूट कर रहा है, रिबूट मतलब बंद करके ऑन कर रहा है, बंद करके ऑन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वह? तो वह से उसमें वायरस है, इसका मतलब यही है। सीपीयू का वह कौन सा भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों को समायोजित यानी कि एकोमोडेट करता है, मैनेज करता है, पता है ना? तो उसमें मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड खराब तो आपका फ़ोन खराब, मैं बताया था ना कि मदरबोर्ड आप लोग लेके मतलब खराब हो गया था, तब फ़ोन लेके घूम रहे थे तो मदरबोर्ड खराब हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि सारा चीज़ आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। सीपीयू का ही पार्ट होता है। तो एक तरह का सीपीयू में मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें से कनेक्ट होते हैं, जैसे मैं अभी बताता हूँ। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे एक मदरबोर्ड होता है, तो इसमें मतलब मदरबोर्ड का तो फिगर नहीं लिया, हमको फिगर डालना चाहिए था, ओके। बताता कि बहुत सारा चीज़ उस पर कनेक्ट होता है। देखिएगा ना, ऐसा बोर्ड रहता है, बहुत सारे चिप उप वगैरह बहुत सारी चीज़ उस पर देखने को मिलेगा, तो वही मदरबोर्ड होता है। तो ये सीपीयू का ही पार्ट होता है, समझिए। और सीपीयू को मैं बता चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है, जित बताया था ना, सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस को मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता क्या है? बहुत सारा कैलकुलेशन करता है, बात समझिए, क्या करता है? बहुत सारा कैलकुलेशन करता है। जैसे कि आप मैथमेटिकल इसको दे दिए 2+2, तो 2+2 जो आप दे दिए तो 4 कैलकुलेट करेगा ना भाई, इसके पास ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिक लगाकर अपना कोई चीज़ को क्या करता है? सॉल्व करता है। उसके बाद एक मेमोरी यूनिट आता है। अगर भाई सब सारा चीज़ तो कर लिए डेटा, तो सारा चीज़ कर लिए तो क्या उसको भूल जाना है तुरंत? नहीं, तो उस मेमोरी यूनिट होता है, यानी उसको याद रखता है। लेकिन याद ज़्यादा दिन तक नहीं रखेगा, वो रैम है, वो क्या है जो याद रखता है वर्तमान समय में, वो रैम होता है। तो इस रैम को आप लोग जब तक मतलब सेव नहीं कीजिएगा तो रोम नहीं बनेगा, और जब तक रोम नहीं बनेगा तब तक वो आपका कंप्यूटर में सेव नहीं रहेगा। तो रैम को पता है ना, बताया था ना, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी कि खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। और रोम क्या होता है? अगर परमानेंट मेमोरी है यह, और आपका अगर एक बार सेव कर दिए तो डेटा आपका सेव हो जाता है, ओके। तो पूछते भी हैं कि वर्तमान समय में जो आप काम कर रहे होते हैं, ओके, तो जो है किस मेमोरी का यूज करते हैं? तो अभी जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम लोग रैम का यूज करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। तो सारा चीज़ समझ में आ गया। सारा जो है सीपीयू का 3 पार्ट आप लोग ने देख लिया, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रैम। फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रैम एंड रोम में, ठीक है। इसको वोलेटाइल, इसको नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं, इसको वोलेटाइल और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। स्टार्ट मेनू देखने के लिए एक शॉर्टकट की क्या है? क्या है? की मतलब समझते हैं ना, कुंजी, सेट ऑफ जो होता है की वगैरह, समझते हैं ना। तो अगर स्टार्ट मेनू देखना है तो आप कंट्रोल+ESC दबाइएगा, कंट्रोल+ESC बटन दबाइएगा, कंट्रोल+ESC, तो आपको स्टार्ट मेनू दिख जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ पूछा जाता है। अब MS पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन किस तरह से होता है? तो उस समय बताया था ना, PPT क्या होता है? PPT बताया था। तो MS जो पावर पॉइंट है, जिसे मैं अभी PPT बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा PPT ऐसे ही होता है, बाद में तो इसको PDF में कन्वर्ट करके आप लोग देता हूँ। तो मैं जब इसको बनाता हूँ तो हमको बस कुछ जिसका फाइल का नाम होगा, सो फाइल का यहाँ पे फाइल नेम होता है, उसके बाद लास्ट में PPT लिखेगा डॉट देकर। तो फाइल एक्सटेंशन MS पावर पॉइंट में जो है से आपका PPT होता है, क्या होता है? पावर पॉइंट में PPT होता है, तो इसको याद रखिएगा ना, ये PPT डॉट PPT। बाकी बहुत सारा चीज़ आपको दिया था ना उधर, अभी एक स्लाइड जब डिस्कस किया था तो आप बहुत सारा फाइल का एक्सटेंशन बताया था, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। वह कौन सा यंत्र है जो सिग्नल का रूपांतरण करता है? देखिए, सिग्नल का रूपांतरण करने का मतलब समझते हैं। जैसे समझिए कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हमको क्या करना है? उसको कुछ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो वह उस काम को करता है मॉड्यूलेटर। क्या करता है? मॉड्यूलेटर। क्या करता है? मॉड्यूलेटर उस काम को करता है। डायग्राम है, देखिए, यही है, कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, तो मॉड्यूलेटर करता क्या है कि उसको हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके, तो वो होता है मॉड्यूलेटर। इसको कैरियर वेव यहाँ पे देख लीजिएगा, कैरियर वेव लेता है और तरह से क्या करता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो सिग्नल का, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। एक डिवाइस होता है ना, मोडेम, नाम सुने आप लोग? मोडेम, MODEM। तो मोडेम में देखिए एक तरह से ना, मोडेम मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो चीज़ होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछते हैं। मॉड्यूलेटर का जस्ट अपोजिट एक तरह से डिवाइस है, डीमॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर का जस्ट अपोजिट डिवाइस होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है। ये दो अलग अलग डिवाइस होता है, लेकिन दोनों को कभी कभी कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है, तो दोनों जो काम करता है उसको मोडेम बोलते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। कन्फ्यूजन है क्या? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर की गति को पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए कंप्यूटर का अगर स्पीड को पता करना होता है तो MIPS और FLOP का यूज हम लोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्यूटर का स्पीड पता करने के लिए होता है। विश्व में अभी सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन है, आप लोग बताइए जरा। क्वेश्चन आप लोग बताते नहीं है ना, इतना मेहनत करता हूँ, देखिए जाके कितना मेहनत आप लोग के लिए करता हूँ। आप लोग जरा सा कि क्वेश्चन मतलब आप लोग का आंसर नहीं देते हैं। आप लोग कहाँ जाइएगा जी, हाँ बताइए, कहाँ जाके रुकिएगा, कितना इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिएगा, बोलिए। अरे रुक जाइए भाई, जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ना आपको ना, जो जितना सारा मेहनत करके दे रहा हूँ आपको, जाके ना जब कोर्स कोई खरीदेगा ना तभी जाके मिलेगा। ओके, जाके देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिए थोड़ा। तो किसी यूनिट का जो बार बार यूनिट बोल रहा हूँ, किस यूनिट का प्रयोग जैसे कंप्यूटर की गति को पता लगाने के लिए करते हैं, तो होता है MIPS और FLOP। फुल फॉर्म जान लीजिएगा, होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो दो चीज़ का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर का स्पीड को पता लगाने के लिए। वर्ल्ड में अभी सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन है, और इंडिया में अभी सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन है, ठीक है बताइएगा, अप्लीकेबल क्वेश्चन है। तो यही सारे कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यह कंप्यूटर का पार्ट नंबर 6 था। कैसा लगा आप लोग का फीडबैक अपेक्षित है, जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देकर थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी आता है तो आप लोग बोल सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा। आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू GSS CGL 2020 ओवर देयर। ओके, सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एंड boost your preparation for the time being. Thank you very much and take care of yourself. Vande Bharatam.